गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देखा था कि कौन से न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं और कौन से नहीं देते हैं, और उनके लिए न्यूक्लियस पर क्वांटम नंबर की वैल्यू किस तरह से होती है वो हमने बात की थी। नेक्स्ट इस वीडियो में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बात करेंगे कि एक एनएमआर स्पेक्ट्रम किस तरह से आता है, कि मॉलिक्यूल जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे देता है, उसका रेडियो वेव के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए बात करते हैं। हमने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस होता है चार्ज पार्टिकल की तरह काम करता है। भाई न्यूक्लियस पर चार्ज होता है, कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल की तरह काम करता है। और हमने ये कहा कि इसमें सब न्यूक्लियस में क्या होता है, स्पिन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, स्पिन होता है। स्पिन का मतलब न्यूक्लियस जो है वो अपने ही एक्सिस पर, ऑन हिज ओवन एक्सिस, उस पर घूमता है, उस पर रोटेट होता है। तो ये न्यूक्लियस है, ये इसकी एक्सिस है, तो ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट होएगा। तो ये इस तरह से भी घूम सकता है, और ये जो है वो इस तरह से भी घूम सकता है। दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो ये यूं घूमेगा या ये यूं घूमेगा। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो अपने ही एक्सिस पे क्या है, रोटेट है होता है। और ये रोटेट जब होता है तो उसमें जो है वो इस तरह से और इस तरह से दूसरी तरह से घूम सकता है। तो हमने एक बाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा। आप लोग देखिए, इधर देखिए कि जब अगर मैं इन्हें जो है ये फिंगर्स जो है, इन फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन मान लो, इन फिंगर्स को क्या मान लो, रोटेशन की डायरेक्शन मान लो। देखिए ये जो रोटेट हो, इसको आप भूल जाइए, अभी इसकी बात मत कीजिए, आप केवल इसकी बात कीजिए। इसको मैं अगर रोटेशन की डायरेक्शन मान लूं, ये यूं घूम रहे, ये इधर जा रही, फिंगर्स इधर से धरा रही, देखिए इधर से धरा रही फिंगर, यानी यूं घूम रही, यूं ध्यान से देखना आप, यूं घूम रही। मैं इसी को अंगुली को पोड़ की तरफ ला रहा हूं, यूं घूम रही है। यूं घूमते घूमते मैंने इसको यूं चेंज कर दिया, यूं घूम रही, यूं का मतलब घड़ी भी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो यानी कि ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉक की तरह से हुआ। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये देखिए, अपने बाएं हाथ को देखिए, बाएं हाथ को यूं करोगे आप तो फिंगर्स की जो डायरेक्शन है, अगर मैं इस फिंगर्स की डायरेक्शन को अगर रोटेशन की डायरेक्शन मान लूं तो ये देखिए ये यूं घूम रही है, और ये यूं घूम रही है यूं। इसी को मैं अभी तो ये नीचे की तरफ मेरे, इसको मैं इधर घुमाऊंगा ऐसे, तो यूं घूम रही है। देखिए यूं घुमाते घुमाते मैंने इसको यूं घुमा दिया, यूं घूम रही है। देख लीजिए यूं तो घूम रही है, यूं घूम रही है, ये यूं घूम रही है और इसको मैंने यूं घुमा दिया। तो ये क्या हुआ, ये जो घूम रही है यूं, तो ये जो डायरेक्शन है घूमने की, ये है क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है यूं, तो ये देखिए ये अंगूठा जो अपना थंब है, ये थंब मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अपनी एक्स पर रोटेट होता है, स्पिन होता है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हम लेफ्ट हैंड रूल से समझा सकते हैं कि अगर ये यूं घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये अगर फिंगर्स उसके रोटेशन की डायरेक्शन हो तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो उसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये थंब की डायरेक्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल जब रोटेट होता है तो वहां पर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे ये अंगूठे से अपन समझ सकते हैं, जो ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरी ख्याल। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, जब हम
किसी भी न्यूक्लियस को होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। कौन से फील्ड में? होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा हो, टाइम के साथ उसमें कमी और ज्यादा नहीं हो रही हो, चेंज नहीं हो रहा, तो वो होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड अगर उसमें रखते हैं हम, तो जो न्यूक्लियाई है वो कुछ ओरिएंटेशंस जो है वो गेन कर लेता है। न्यूक्लियाई क्या करता है? कुछ ओरिएंटेशंस गेन करता है, और वो जो ओरिएंटेशंस होती है वो ओरिएंटेशन उसकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। और कैसे होते हैं देखिए, हम बात करते हैं। चलिए, तो कोई न्यूक्लियाई है और उस न्यूक्लियाई को हमने होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही उसमें क्या हो गया, उसका जो जिस एनर्जी लेवल में वो न्यूक्लियाई था वो स्प्लिट हो गया, और वो उस न्यूक्लियाई ने क्या किया, कुछ ओरिएंटेशन गेन कर लिए। ओरिएंटेशन गेन करेगा तो वो ओरिएंटेशन वो उसकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई के अकॉर्डिंग गेन करेगा। तो ओरिएंटेशन क्या होंगे? ओरिएंटेशन जो होंगे वो 2i+1 के अकॉर्डिंग होंगे। टोटल ओरिएंटेशन कितने होंगे? 2i+1, जहां पर i क्या है? i है उसका स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए, इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन के लिए i की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, ठीक है। और हाफ के अकॉर्डिंग अगर हम इसके ओरिएंटेशन की बात करें तो टोटल ओरिएंटेशन जो होंगे बराबर होंगे 2i+1, 2i+1, और बराबर 2 इंटू हाफ, इसको इंटू लगा दो, 2 इंटू हाफ प्लस 1 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गए, और बराबर 1+1 बराबर 2। और दो ओरिएंटेशन आ गए, किसके लिए? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो हम बात करते हैं कि हम ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, और यहां पर ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई रखा हुआ है, यहां है यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया है। ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा, लेकिन हमने जैसे ही यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, H नोड लगा दिया है। H नोड की डायरेक्शन क्या है? ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ये दो सब ये H नोड लगा। H नोड लगाते ही ये जो है जिसका ओरिएंटेशन, ये एक से ज्यादा ओरिएंटेशन गेन कर लेगा। और कितने ओरिएंटेशन गेन करेगा? ये इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। आई क्या है इसके लिए? हाफ, तो 2i+1 की वैल्यू आ गई 2। तो ये दो ओरिएंटेशन गेन कर लेगा। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये न्यूक्लियाई क्या करेगा? दो ओरिएंटेशन गेन कर लेगा। और दो ओरिएंटेशन गेन करेगा तो एक की एनर्जी जो है वो कम होगी और एक की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है एनर्जी लेवल जो है ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया है अकॉर्डिंग टू जीमान इफेक्ट। और दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया तो एक की एनर्जी जो है वो इसकी एनर्जी से जो ओरिजिनल जो पोजीशन थी उसकी एनर्जी से एक लोअर एनर्जी पे चला गया और एक हायर एनर्जी पे चला गया है। तो दो एनर्जी लेवल्स बन गए। ये देखिए साहब, अब देखिए जब न्यूक्लियाई जो होता है उसका स्पिन क्लॉकवाइज होता है तो उसमें, जब उसका स्पिन क्लॉकवाइज होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो खुद का ओवन मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है
वो होता है ऊपर की तरफ, और यहां पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में लगाया, तो ये दोनों अलाइन तो हो गए। तो सब ये जो लोअर एनर्जी में रहेगा उसका ओरिएंटेशन इस तरह से रहेगा, और जो हायर एनर्जी में रहेगा उसका ओरिएंटेशन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूं बात को, मैंने ये कहा कि ये जो है न्यूक्लियाई था, और न्यूक्लियाई बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वो अपने ग्राउंड स्टेट में था। जैसे ही हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वैसे ही ये जो उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है ये स्प्लिट हो गया अकॉर्डिंग टू जीमान इफेक्ट। और स्प्लिट कितने में होगा ये डिपेंड करता है इस न्यूक्लियाई के न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर पर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई पर, और उसके अकॉर्डिंग कितने ओरिएंटेशन होंगे यानी कितने में स्प्लिट होगा, वो होता है 2 into I plus 1, तो 2 into half plus 1 बराबर 2। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई जिसके लिए I की वैल्यू हाफ होती है, तो उसके लिए ये ओरिएंटेशन जो आएंगे कितने में ये स्प्लिट होगा, उनकी मान आया, उसकी वैल्यू जो आई वो 2 आई, 2 में स्प्लिट होगा, तो 2 में हमने स्प्लिट कर दिया। जब ये स्प्लिटिंग हुई है तो एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो कम एनर्जी होगी, देखिए अब देखिए हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियाई जो है अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अगर न्यूक्लियाई का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, ओवन मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती है, अलाइन होती है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ओवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उस स्टेट की एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और खुद का जो न्यूक्लियाई का ओवन मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इन दोनों के बीच के एनर्जी लेवल को हमने कह दिया क्या, डेल ई। क्या कह दिया, डेल। देखिए सर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये काम हो गया। अब देखिए, अब अगर इसको रेडियो वेव्स आती है, कौन सी वेव्स, रेडियो वेव्स, अगर रेडियो वेव इस न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट होती है, तो ये न्यूक्लियाई रेडियो वेव से एनर्जी गेन करके अपना ओरिएंटेशन चेंज करके इस स्टेज पे पहुंच जाएगा, इस स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो ये न्यूक्लियाई यहां से यहां पहुंच जाएगा, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। यानी किसी भी न्यूक्लियाई का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेडियो वेव से एनर्जी गेन करके अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेना रेजोनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। ये यहां चला जाए तो ये कहलाएगा रेजोनेंस। और इसको फ्लिपिंग भी कहते हैं, यानी कि ये यहां से चला गया वापस यहां आ जाएगा, यहां से चला जाएगा, तो यानी कि इसका ऊपर नीचे आना जाना जो है ये क्या कहलाता है, फ्लिपिंग कहलाता है। तो ये क्या होगा कि रेडियो वेव से इंटरेक्ट करके ये न्यूक्लियाई और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है। इसको हम रेजोनेंस कहते हैं और फ्लिपिंग भी कहते हैं। और इसकी वजह से ही ये रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से ही, और जो हमें क्या मिलेगा, हमें एनएमआर, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, और इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एनएमआर स्पेक्ट्रम इस तरह से आता है। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा कि सब एक न्यूक्लियाई था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, जिसकी एनर्जी लेवल जो है वो जीमान के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट होने के बाद में एक लोअर ओरिएंटेशन, लोअर एनर्जी का ओरिएंटेशन, एक हायर एनर्जी का ओरिएंटेशन। रेडियो वेव से जो लोअर एनर्जी का ओरिएंटेशन है, ये एनर्जी गेन करके और क्या करता है, अपना ओरिएंटेशन चेंज करके हायर एनर्जी वाले में चला जाता है। ये प्रोसेस रेजोनेंस या क्या कहलाती है, फ्लिपिंग कहलाती है। ये जितनी एनर्जी इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए चाहिए डेली, वो रेडियो वेव से आसानी से मिल जाती है। इसलिए ये जो फ्लिपिंग है ये रेडियो वेव रीजन में होती है, और इसीलिए जो एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो रेडियो वेव के इंटरेक्शन के फलस्वरूप या इंटरेक्शन से हमको मिलता है। तो ये तो बात हुई कि सब एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से हमको प्राप्त होता है, एक मॉलिक्यूल में क्या होता है जब एनएमआर स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। तो ये हुई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रम जो होता है उससे हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, उसकी
बॉन्ड्स कहाँ है, मतलब उसमें हाइड्रोजन कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में हम बात करें, तो वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।